नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। बंगाल उबल रहा है, आखिर क्यों? सवाल यह है कि अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। हालांकि बंगाल में 2 उपचुनाव हैं, अर्थात 2 जगह चुनाव है, एक लोकसभा उपचुनाव और एक विधानसभा उपचुनाव। अगर उसको लेकर के बंगाल उबल रहा है तो यह कहना गलत होगा। आखिर फिर सवाल है कि बंगाल उबल क्यों रहा है। बंगाल के उबलने के पीछे के कारण अगर हम देखें तो पूरी तरह राजनीतिक वर्चस्व की वो लड़ाई है, जिस लड़ाई में किंग या क्वीन कौन होगा या होगी, इस पर चर्चा हो पूरे देश में। शायद इसलिए बंगाल उबल रहा है। जी हां, मैं बात ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले 1 सप्ताह के दौरान बंगाल में जो कुछ भी घटनाक्रम चल रहा है वो सीधे सीधे केंद्र के साथ एक टकराव की मुद्रा है। और टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो कहना और करना चाह रही हैं जो वो चाहती हैं, और इसके पीछे उनका तर्क है कि ये बंगाल की जनता चाहती है कि वो विरोध करने वालों से 2-4 हाथ करे, और वो भी सीधे। सवाल यह है कि ये लड़ाई क्यों, जब बंगाल में विकास का काम होना चाहिए, लोकहित के एक के बाद एक बड़े निर्णय लेने चाहिए, वो भी उस सरकार की तरफ से जो पूरे बंगाल में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और जिसने मोदी रथ को रोक करके बंगाल में प्रचंड विजय हासिल की। ममता बनर्जी के लिए बंगाल को सर्वोच्च राज्य, सर्वोत्तम राज्य और विकास के सभी पैमाने पर सर्व प्रमुख राज्य का दर्जा दिलाए जाने की एक बड़ी चुनौती है। लेकिन बंगाल से जो आवाज निकल रही है उसमें केंद्र और राज्य के संबंधों पर चर्चा हो, केंद्र और राज्य के बीच टकराव की स्थिति बनी है, इस पर चर्चा हो। शायद बंगाल इसीलिए उबल रहा है। हम आपसे इसलिए कह रहे हैं बंगाल उबल रहा है क्योंकि बंगाल में हाथापाई होती है, सांसद और विधायकों को सीधे सीधे नतीजे भुगत लेने की चेतावनी दी जाती है, और साथ ही साथ बंगाल में विस्फोट भी होता है। और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में कुछ मौतों के बाद, कुछ राजनीतिक मौतों के बाद आप कह सकते हैं वहां पर जिंदा लोग घरों में जला दिए जाते हैं। फिर बंगाल उबल क्यों नहीं रहा है? हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते? जी हां, बंगाल उबल इसलिए रहा है क्योंकि 2024 का मिशन अब सबके सामने है। बड़ा सवाल यह है कि वो संयुक्त विपक्ष जिसका नेता कौन होगा अभी ये तय ही नहीं हो पाया है, और उसकी जद में, उसके लड़ाई में सभी पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आ रही हैं। इस वर्चस्व की लड़ाई में बाजी कौन मारेगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन मिशन 2024 के लिए सभी ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जो भाजपा को चुनौती दे रहे हैं, मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। लोकतंत्र में ऐसा होना चाहिए, यह स्वाभाविक है, लेकिन लड़ाई लड़ने का तरीका बेहतर हो और लोकतांत्रिक ढांचे और परंपराओं के अनुरूप हो, ये अपेक्षा है। स्वस्थ लोकतंत्र की यही परंपरा है और स्वस्थ प्रतियोगिता करने का यही तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल पंजाब में एक के बाद एक घोषणाएं वहां के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मान के द्वारा करवा रहे हैं, और भगवंत मान एक के बाद एक लोकहित की बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, और उसमें जब कहीं मुश्किलें आ रही हैं तो सीधे सीधे केंद्र से टकराव की एक स्थिति भी बनवाया जा रहा है। यह भी सवाल है आखिर क्यों? जब मुद्दों के आधार पर केंद्र और राज्य के संबंधों पर कोई चर्चा हो तो ये लोकतांत्रिक परंपरा के हिसाब से, संवैधानिक ढांचे की रक्षा के हिसाब से ऐसा हो तो बेहतर है। लेकिन लड़ाई लड़ने के लिए, विरोध करने के लिए अगर विरोध होता है तो शुद्ध राजनीति के अलावा और राजनीतिक फायदे नफा नुकसान के अलावा इसमें किसको क्या हासिल होता है, ये भी सवाल उठाया जाना अब जरूरी है। हम बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के घटनाक्रम में अगर आप देखें तो जिस तरीके से वहां पर वीरभूम कांड होता है और टीएमसी के एक नेता के हत्या के बाद प्रतिक्रिया स्वरूप
कुछ घरों को आग लगाया जाता है, ये जानते हुए कि उन घरों में बच्चे सहित कुछ लोग रह रहे हैं, और जिंदा 8 लोग जला दिए जाते हैं। एक खबर के मुताबिक 12 लोग से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन उन खबरों को दबा दिया गया। और जब विपक्ष अर्थात प्रमुख विपक्षी दल के रूप में अगर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह सवाल उठाया जाता है, तो ममता बनर्जी ये बात कहती हैं कि उनकी सरकार को अस्थिर करने के लिए बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने के लिए इस तरह से कांड करने और कराने के एक बड़ी साजिश चल रही है। और जब उसकी जांच सीबीआई करती है तो उसको भी अपने दायरे में रह करके सारे बातों का परीक्षण करने और जांच करने की हिदायत दी जाती है। सवाल यह है कि क्या केंद्र राज्य संबंधों की रक्षा कोई राज्य का मुखिया या केंद्र का कोई प्रतिनिधि इस तरह से करेगा? एक सीधे टकराव की मुद्रा, वो भी विपक्ष के उस नेता की तरफ से जो 2024 में संयुक्त विपक्ष की एक चेहरे के तौर पर सामने आ सकती है। लेकिन उनके लड़ाई लड़ने का तरीका जो है, वहां पर खून खराबा होता है तो बंगाल उबलता है, और उबाल के बाद अगर बंगाल जलने लगेगा तो उसका जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी है कि वो बंगाल जहां पर खूनी क्रांति और खूनी राजनीति से एक इतिहास पूरे का पूरा दर्ज है, और इतिहास इस बात का गवाह है कि बंगाल में खून से सने हुए राजनीति के आधार पर लोकप्रिय राजनीतिक नेता या राजनीतिक पार्टी वहां पर वर्चस्व कायम करती है। और अगर उसके वर्चस्व को तोड़ने की कोशिश हो जाती है तो फिर केंद्र और राज्य के संबंधों की दुहाई देकर के राज्य के सरकार को अस्थिर करने का एक बड़ा आरोप लगा करके सीधे सीधे टकराव का सहारा लिया जाता है। और टकराव के चलते वहां पर संवैधानिक संस्थाओं पर जो भी लोग बैठे हों, उनके आज्ञा का या उनकी बात का सीधा सीधा विरोध किया जाता है, उनकी बातों के, उनके आदर्शों की अवहेलना की जाती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब बंगाल में राजनीतिक हत्या और वहां पर जिंदा जलाए जाने के घटनाक्रम के बाद राज्यपाल की नाराजगी हुई, केंद्र से रिपोर्ट मांगी गई, तब ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से यह कहा गया कि ममता बनर्जी सरकार को अस्थिर करने, उसे बदनाम करने और मुश्किलों में डालने के लिए केंद्र की एक बड़ी साजिश है। हो सकता है इसमें ममता बनर्जी या टीएमसी के कुछ आरोपों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी बड़े संस्था पर सवाल उठाने के पहले एक मुख्यमंत्री के तौर पर क्या ममता बनर्जी को ऐसे बयान देने चाहिए? वीरभूम कांड पर जिस तरीके से विधानसभा में हाथापाई होती है और एक पक्षीय कार्रवाई करके भारतीय जनता पार्टी के नेता को, विधायक को वहां से सदन से बाहर किया जाता है और उनको एक तरीके से सस्पेंशन की स्थिति में रखा जाता है। सवाल यह है कि एक पक्षी कार्रवाई में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का ही प्रतिनिधि क्यों चुना गया, देखा गया? ऐसे में यह सवाल उठता है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी चाहेंगी क्या वही होगा? अगर इस बात की जांच कि वीरभूम कांड का जो भी पहलू है वो सामने आए, इसमें जब तक इस बातों का परीक्षण और उसकी जांच चल रही है, ममता बनर्जी या टीएमसी के नेताओं को बयान देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? शायद बंगाल उबाल पर आए, बंगाल जले, इसके पीछे यही एक बड़ी मंशा दिखती है। और अगर ऐसा है तो भारतीय होने के नाते हम बंगाल को यूं न तो उबलने दे सकते हैं और न जलने दे सकते हैं। बात यहीं तक होती तो ठीक, क्योंकि हर एक हत्याकांड के बाद जो बेहद दुखद होता है उस पर राजनीति होती है, और देश के कई राज्यों में इस तरह के घटनाक्रम होते हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। लेकिन बंगाल में हर एक जगह पर अगर आप देखें तो वहां पर बम की फैक्ट्री घर में बनाई या देखी जा सकती है, और बम विस्फोटों से घर में तबाही देखी जा सकती है। बड़ी खबर के साथ हम बता रहे हैं कि 24 परगना इलाके में एक बड़ा विस्फोट हुआ है जिससे एक घर पूरी तरह से तबाह हुआ है। जब बंगाल उबल रहा है और बंगाल जल रहा है तो एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र से है, और हादसे के वक्त घर में कोई मौजूद तो नहीं था, लेकिन बम ब्लास्ट की घटना से पूरा इलाका दहशत में है। और ये दहशत
की राजनीति हो रही है। एक के बाद 3 से 4 धमाके होते हैं 24 परगना इलाके में, और वहां पर जब जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची, आग लगी थी, उसको काबू पाया गया। ये दक्षिण 24 परगना की ये घटना है और किसी के मारे जाने की खबर नहीं है, लेकिन इस तरीके से घर में विस्फोट और कई जगह बमों की बरामदगी इस बात की ओर संकेत कर रही है कि बंगाल को जलाने की क्या कोई बड़ी तैयारी तो नहीं हो रही है। हमें इसकी जांच करनी या करवानी चाहिए हमें, अर्थात केंद्र और राज्य सरकार को मिल करके सतर्कता के साथ इस पर गहन मंथन करना चाहिए। लेकिन यहाँ तो आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। फिर सवाल यह है कि 24 परगना इलाके में इस तरीके से बम बनाने की फैक्ट्रियां, बम बनाने के संसाधन, बम बनाते हुए लोग आखिर में हैं कौन, और इनको इस बात की इजाजत या निर्देश कहां से मिल रहा है? क्योंकि हम एक बार फिर कह रहे हैं, बंगाल को जलाने और बंगाल को उबालने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है। बात यहीं तक होती तो ठीक। अब आप देखिए कि बंगाल में खूनी राजनीति का क्या दौर चल रहा है कि जब एक सिटिंग विधायक, वो भी रूलिंग पार्टी टीएमसी का विधायक, खुलेआम मतदाताओं को चुनौती देता है, उन्हें घर से बाहर न निकलने देने का आदेश निर्देश देता है, चेतावनी देता है, और ये धमकी लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा का क्या हिस्सा है, ये आप तय करिए। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि नरेंद्र चक्रवर्ती, जो आसनसोल के पांडवेश्वरी विधानसभा से विधायक हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस में कह क्या रहे हैं और जनता को चेतावनी किस अंदाज में दे रहे हैं। हालांकि वो सारी बात बांग्ला भाषा में कह रहे हैं, उनकी बात हम आपको सुनवाते हैं और फिर हम हिंदी में बताएंगे कि उन्होंने कहा क्या है। सुनिए पहले। যারা কট্টর বিজেপি, যাদেরকে হারানো যাবে না, তাদেরকে চমকাতে হবে। বলবে আপনি যদি ভোট দিতে যান, আমরা ধরে নেব বিজেপির ভোট দেবেন, ভোটের পর আপনি কোথায় থাকবেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছে। আর যদি ভোট দিতে না যান, আমরা ধরে নেব আপনি আমাদের সমর্থন করছেন, আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। ক্লিয়ার? तो सुना आपने नरेंद्र चक्रवर्ती कार्यकर्ताओं को, लोगों को क्या बता रहे हैं, कौन सा गुर सिखा रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि भाजपा के समर्थित लोग उपचुनाव के दौरान वोट देने न आए, अपने क्षेत्रों से न निकलें। अगर वो निकलते हैं तो ये माना जाएगा कि उन्होंने टीएमसी का विरोध किया, और अगर वो अपने घरों में रहते हैं, अपने संवैधानिक और प्रजातांत्रिक आधार पर मिले अधिकार का उपयोग नहीं करते, अर्थात वोट देने बाहर नहीं निकलते, तो टीएमसी मानेगी कि उन्होंने टीएमसी का साथ दिया। एक सिटिंग विधायक अगर इस तरह की बात खुले आम कहता है, तब आप समझ सकते हैं कि बंगाल में दहशत की राजनीति का जो पैमाना है और जिस स्केल पर दहशत की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसकी चरम परिणति होने क्या जा रही है। अर्थात एक बार फिर खूनी संघर्ष, आपसी संघर्ष, विवाद, और विवाद के बाद स्थिति को इतना टकराव वाला बना देना ताकि सीधे सीधे पश्चिम बंगाल के माध्यम से केंद्र से सीधे टकराव हो, और केंद्र की तरफ से वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की बात की जाए, और जैसे ही ये कोई ऐसा प्रतिवेदन या इस तरह की बात उठे, तुरंत टीएमसी की तरफ से ये बात उठा दी जाए कि भारतीय जनता पार्टी गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को जबरन हटाना चाहती है, उन्हें बर्खास्त करना चाहती है। और ऐसा करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ मंशा यही है कि यहां पर हिटलर शाही चल रही है, जहां पर किसी राज्य में गैर भाजपा शासित किसी भी पार्टी, किसी भी सरकार को वजूद में नरेंद्र मोदी सरकार रहने नहीं देना चाहती। और इसीलिए उबाल का ये जो दौर चलाया जा रहा है, उसमें
इतनी सामग्रियों को डाला जा रहा है ताकि 2024 के पहले पहले स्थिति इतनी बन जाए जिससे टकराव होना बिल्कुल बिल्कुल लाजमी हो जाए। और अगर ऐसा होता है तो ममता बनर्जी एक लड़ाकू नेता के रूप में, मोदी सरकार के खिलाफ खुला विद्रोह करने वाली एक नेता के रूप में सामने आ जाएंगी और फिर विपक्ष की राजनीति में जो वैक्यूम है उस वैक्यूम को भरते हुए वो विपक्ष के राजनीति का एकमात्र धुरी बन जाएंगी और उनके नेतृत्व में 2024 का चुनाव लड़ा जाए। और यही लड़ाई लड़ने के लिए अगर किसी राज्य को इस कदर जलाने की तैयारी की जा रही है, इस तरह वहां पर मुद्दे बनाए जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कि क्या टीएमसी हो, क्या भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो जनता जो कि जनार्दन होती है उसको इतने कमजोर दिमाग का समझने की हिमाकत कर सकती है क्या? क्योंकि जनता अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों, अपने प्रतिनिधियों के कार्यकलापों को बेहतर तरीके से समझती है और मूल्यांकन के तौर पर जब वो ईवीएम पर अपनी उंगली दबाने जाती है तो उसके सामने वो सारे दृश्य, वो सारे कारनामे, वो सारे निर्णय और जनता के हित या अनहित में लिए गए फैसले सब कुछ सामने आते हैं और फिर फैसला कर दिया जाता है। लोकतंत्र में किसी को भी नेता बनने का अधिकार है, विपक्ष का नेता हो या केंद्र के राजनीति में प्रभावी होकर के प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का भी अधिकार है। और ऐसा सपना देखा है कई ऐसे लोगों ने जो एक पार्टी का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे हैं। लेकिन उसके लिए अगर टकराव और खूनी संघर्ष एक रास्ता है तो ये बेहतर कहा जाएगा कि फिर इस तरह के राजनीति की जरूरत इस देश में अब है नहीं, क्योंकि विकास और जनता के मुद्दों के आधार पर अगर कोई नेता, कोई राजनीतिक पार्टी इस तरीके से सामने आता है और मुद्दों के आधार पर अपने 5 साल के कामों और अपने संघर्षों के आधार पर जनता से आशीर्वाद मांगता है तो जनता उसको आशीर्वाद देती है। शायद बंगाल के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने यह देखा था और उसके पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को बंगाल की जनता ने भी स्वीकार करके उसे एक बेहतर मैंडेट बंगाल की ही जनता ने दिया था। यह है हमारे देश की वो स्वस्थ लोक परंपरा और उसके नुमाइंदे अर्थात भारतीय लोकतंत्र के वो नागरिक, वो मताधिकार का प्रयोग करने वाले मतदाता जिनको राजनीतिक पार्टियों के लोग इतना भावुक, इतना कमजोर दिमाग वाला समझते हैं। इसलिए एबी स्टार न्यूज के माध्यम से हम ये सवाल जरूर उठाते हैं कि आखिर में बंगाल में उबाल क्यों और बंगाल को जलाने की ये साजिश क्यों? इस साजिश में जो भी पक्ष या पहलू हैं उसको हम समय समय पर उजागर करते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बीरभूम कांड से लेकर के पश्चिम बंगाल के विधानसभा में वो माथापच्ची, वो लड़ाई, वो संघर्ष और नरेंद्र चक्रवर्ती का आसनसोल के पांडेश्वरी में दिया गया वो बयान जिसमें वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों से वोट न देने की एक हिदायत दे रहे हैं, एक चेतावनी दे रहे हैं, इस पर अब विमर्श जरूरी है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की राजनीति में खूनी संघर्ष लगता है अब उसकी परंपरा से जुड़ गई है और इस देश में लोकतंत्र के इस पड़ाव पर इस तरह के संघर्ष की इजाजत इस देश का 130 करोड़ का जनमानस और जनमत कतई साथ नहीं दे सकता। वो उस लड़ाई को लड़ेगा और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल में विकास की दरकार है और केंद्र से संघर्ष पॉजिटिव तरीके से होना चाहिए और प्रतिद्वंदिता हो तो सिर्फ इस बात का कि बंगाल को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने में सभी साथ दें, चाहे वो केंद्र की भूमिका हो और चाहे राज्य के टीएमसी पार्टी के मुखिया ममता बनर्जी जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं उनके भूमिका के बारे में हो। इस तरीके से अगर कोई स्वस्थ परंपरा के तहत संघर्ष होता है, प्रतिद्वंदिता होती है, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, ये लोकतंत्र में जायज है। लेकिन खूनी संघर्ष के आधार पर लड़ी गई लड़ाई का परिणाम बेहतर नहीं होने वाला और मिशन 2024 में जनता उस पर भी अपना मैंडेट दे देगी। शायद अब ये सभी पार्टियों को समझ लेना चाहिए। एबी स्टार न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए
आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।